जनता मांगे जवाब में हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर दलित एजेंडा केंद्र में आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यह कहकर कि दलित वर्ग से मुख्यमंत्री बनता है तो उन्हें खुशी हो गई, सियासी बहस को नई धार दे दी है। इसके बाद राज्यसभा सीट को लेकर भी चर्चा अब तेज हो गई है और दलित उम्मीदवार को मौका देने की मांग उठने लगी है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का दलित एजेंडे पर लौटना राजनीतिक मजबूरी है या वैचारिक पुनर्जागरण? क्या पार्टी सचमुच दलित राजनीति को नई दिशा देना चाहती है या फिर यह बयान बीजेपी को घेरने की रणनीति भर है? दिग्विजय सिंह के इस बयान से कांग्रेस की नीयत, नीति और नारे तीनों की परीक्षा तय मानी जा रही है, खासकर तब जब प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। आज इसी पर चर्चा होगी, पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में करीब 2.5 दशक बाद एक बार फिर दलित एजेंडा केंद्र में आता दिख रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हालिया बयान ने इस बहस को नई धार दे दी है। दिग्विजय सिंह ने यह कहकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है और दलित वर्ग से मुख्यमंत्री बनता है तो उन्हें खुशी होगी। यह बयान केवल एक व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि कांग्रेस की बदलती राजनीतिक रणनीति के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। उन्होंने आपको पत्र लिखा है कि इस बार राज्यसभा किसी अनुसूचित जाति वर्ग के नेता को भेजा जाना चाहिए। तो मेरे हाथ में नहीं है, इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। इस बयान के बाद कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार की दिग्विजय सिंह को लिखी गई चिट्ठी ने मुद्दे को और गहरा दिया है। अहिरवार ने मांग की है कि दिग्विजय सिंह के स्थान पर खाली होने वाली राज्यसभा सीट पर अगर किसी दलित उम्मीदवार को भेजा जाता है तो यह कांग्रेस की लोकतांत्रिक सोच और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का ठोस प्रमाण होगा। तो इसी क्रम को मैंने आगे बढ़ाते हुए आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मांग की है और आग्रह किया कि 17% मध्य प्रदेश की दलित आबादी और दलित वर्ग से अगर कोई राज्यसभा जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस को 2028 में फायदा मिलेगा और जो सामाजिक न्याय की बात है वो सामाजिक न्याय की बात जमीन पर नजर आएगी। ये मैंने उस उद्देश्य से दिग्विजय सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी और मुझे उम्मीद है कि वो पहल करेंगे। मध्य प्रदेश में दलित वोट बैंक हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है, लेकिन बीते 2.5 दशक में कांग्रेस ने दलित वर्ग से धीरे धीरे दूरी बना ली, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला। बीजेपी ने खुद को दलित हितैषी साबित करने के लिए संगठन से लेकर सरकार तक कई नीतिगत कदम उठाए। ऐसे में कांग्रेस का अचानक दलित एजेंडे पर लौटना राजनीतिक मजबूरी है या वैचारिक पुनर्जागरण? यह बहस राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस दलित नेतृत्व को केवल बयानों तक सीमित रखेगी या सत्ता या प्रतिनिधित्व में भी हिस्सेदारी देगी, या फिर कांग्रेस वाकई मध्य प्रदेश में दलित राजनीति को नई दिशा देना चाहती है, या यह सिर्फ बीजेपी को घेरने की रणनीति भर है? राज्यसभा सीट पर किसी दलित को भेजना या दलित मुख्यमंत्री की बात आगे बढ़ाना, इन सवालों के तले कांग्रेस की नीयत, नीति और नारे तीनों की परीक्षा होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो राज्यसभा का फंडा दलित एजेंडा, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सचिन सक्सेना जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े, विनोद शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े और के शाइनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विनोद जी आपसे करते हैं। क्या है ये, जिस तरह से आज जो बयान दिग्विजय सिंह का सामने आया है, ठीक है, SC/ST को लेकर आप सामने, उनकी राजनीति को लेकर आप सामने आने की बात कर रहे हैं, उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं, क्या है ये, क्या निर्णय है, क्या रणनीति है आपकी, क्या प्लानिंग से, क्या सिर्फ बीजेपी को घेरने भर की रणनीति है? सवाल यही महत्वपूर्ण है, या सच में आप SC/ST को सामने लेकर आने वाले हैं? इसको क्या प्लानिंग है कांग्रेस की? सबसे पहले तो राघवेंद्र जी आपको बहुत बहुत नमस्कार जी, आपके दर्शकों को नमस्कार और आपके दोनों विद्वान जो पैनल है, भाजपा के सचिन जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका इस मंच में स्वागत। मैं राघवेंद्र जी सीधी एक बात करूं कि देश का जो सबसे उच्च सदन होता है, उस राजनीति करने वाले हर व्यक्ति की एक अंदर ही अंदर इच्छा तो होती है कि काश मैं भी उच्च सदन का एक सदस्य बनूं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो मीडिया फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसके अंदर एक सपना रहता है कि काश मैं
उच्च सदन का सदस्य बनूं, ये सबके स्वाभाविक तौर पे राजनीति करने वालों की भी इच्छा है। अब कांग्रेस का एक लाइन आपको याद होगा राघवन जी कि जाति पे न पांच पे, मुहर लगेगी हाथ पे, बटन दबेगी हाथ पे। कांग्रेस पार्टी कभी भी उसका उद्देश्य, राजनीति का जो ध्येय जाति और पांच पे नहीं रहा है, मेरिट पे रहा है। और ये मेरिट कौन तय करता है? निश्चित तौर पे हमारा हाईकमान। और आज हम चाहे ये कहें कि भारत देश में ब्लॉक अध्यक्ष से शुरू करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहुंचे हैं, और ऐसे विषम परिस्थितियों से पहुंचे कि जब उनके घर में बचपन में आग लगा दी गई थी, उनके पिताजी को मार डाला गया था, और एक सामाजिक संघर्ष करते 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 आज देश की सबसे मजबूत और आइडियोलॉजिकल पार्टी, जिसने पहले देश को बनाया, संविधान को बनाया, उस पार्टी के आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हर व्यक्ति का एक जाति होता, हमारा भी है, आपका भी है, पैनलिस्ट लोगों का भी है, वो दलित समाज से आते हैं। पर खड़गे जी को भी इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो दलित समाज से। हमारे यहाँ चुनाव हुआ लोकतांत्रिक प्रणाली में, शशि थरूर और खड़गे जी के बीच में चुनाव हुआ, मैं भी उसका एक वोटर था। हम सब लोगों ने एक एक अपने अपने वोट डाले, और आज हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? खड़गे जी हैं। अब ये जो बात उठी है कि कौन क्या बनना है, जो अनुसूचित जाति के लोगों ने, एससी समाज के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा है, हर वर्ग का लोग अपना चाहता है। दलित एजेंडे पर विनोद जी काम करिए, आप दलित एजेंडे को आप आगे भी रखिए, लेकिन इसके लिए त्याग जरूरी था क्या दिग्विजय सिंह का? क्या मैसेज क्या देना चाहती है कांग्रेस? सीधे सीधे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसके जरिए मैसेज क्या देना चाहती है? त्याग का, अनुशासन क्या, या अंदरुनी बदलाव का? अंदरूनी बदलाव। कांग्रेस पार्टी हमेशा साफ बात करती है। हमारे जयपुर अधिवेशन में, रायपुर अधिवेशन में साफ हो गया था कि एक व्यक्ति एक पद, और यदि कोई भी व्यक्ति 2 बार लगातार राज्यसभा सांसद बनता है, तीसरी बार नहीं बनेगा। इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को तो राज्यसभा बनना ही नहीं था, ये फाइनल था। इसमें कोई नई बात थोड़ी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को भी पता है, और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को पता है कि दूसरी बार के बाद तीसरी बार राज्यसभा नहीं बनना। इसमें कोई नई बात नहीं है। अब जब वो राज्यसभा सीट खाली होगी कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें कई लोग चाहते हैं कि हम बन जाए, हम बन जाए, हम बन जाए, पर यह होगा मेरिट से। ये हमारे चाहने से या दिग्विजय सिंह जी के चाहने से या किसी और के चाहने से नहीं होगा। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इसके लिए राघवेंद्र जी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जिस दिन राज्यसभा सीट डिक्लेयर हो जाएगी, उस दिन पूरे देश को पता चल जाएगा। कांग्रेस में ऑल इज वेल है, ये कहा जा सकता है ना विनोद जी? कोई आंतरिक दबाव या कोई शीर्ष नेतृत्व से दबाव दिग्विजय सिंह के बयान को इस तरह से तो नहीं देखा जाए ना? ऑल इज वेल इन कांग्रेस? देखिए राघवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष और सत्य के लिए लड़ी है। हम आरएसएस नहीं है। आपने भी मोहन भागवत का बयान सुना होगा, उन्होंने बोला हम सत्ता के लिए लड़ते हैं, पावर के लिए लड़ते हैं। हमें पावर नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं हमें सत्य की लड़ाई लड़ना है, हम संघर्ष करेंगे, सत्य की लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी लड़े हैं, ये तो एक नारा हो जाएगा, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पर ये अलग बात है। हम सत्य की लड़ाई, संघर्ष की लड़ाई हमारी पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी में आज भी, कल भी, हमेशा ऑल इज वेल है। राघवेंद्र जी ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। सचिन जी, आपका रुख करते हैं। बीजेपी का क्या स्टैंड है? किस तरह से बीजेपी देख रही है दिग्विजय सिंह के इस बयान को, जहां साफ उन्होंने कह दिया है कि अब तीसरी बार वो राज्यसभा नहीं जाने वाले, और जिस तरह से इस एजेंडे के साथ जो सामने कांग्रेस आ रही है, उस एजेंडे को किस तरह से बीजेपी देख रही है? राघवेंद्र जी, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। मेरे को पैनलिस्ट विनोद भाई को और शालिनी जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मेरे मित्र ने अभी बड़ी बड़ी बातें करनी है कि कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का अपना विचार है, कांग्रेस का अपना कार्य करने का तरीका है। वास्तव में दिग्विजय सिंह जी को जो है ना, वो सच कहने का दंड मिल रहा है। अच्छा, अपने मन मर्जी से नहीं छोड़ रहे हैं उनका पद। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बिठा के, सब पूरे मीडिया में बात आई थी, कैसे उन्होंने बिठा के बातचीत करी, कैसे दिग्विजय सिंह जी को डांट लगाई, क्या करा क्या नहीं करा, सबको सब पता है। तो वास्तव में जो सत्य उन्होंने स्वीकार था कि संघ का एक छोटा नेता भी, या भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा नेता जो दरी बिछाता है, वो भी सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है, कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली जो इस सच को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पाई, उसको हजम नहीं कर पाए, इसलिए दिग्विजय सिंह को सच कहने का दंड मिला है। दूसरी बात पर मैं आता हूं, जब स्पष्ट हो गया कि दिग्विजय सिंह नहीं बन रहे हैं, तो ठीक है, उन्होंने प्रयास करा।
और वास्तव में कांग्रेस का अगर कुछ एजेंडा है ना, तो दलितों का और आदिवासियों का विरोध करना, और ये इसके उदाहरण अनेकों अनेक हैं। मतलब मैं 1951 से अगर मैं बात करता हूं, माननीय बाबा साहब अम्बेडकर को जिस प्रकार से अपमानित करके कांग्रेस से हराया गया था, एक बार नहीं 2 बार हराया गया था। उनके सामने जो खड़ा करके कांग्रेस के प्रत्याशी को और उनको अपमानित किया गया था ना, ये कांग्रेस इस बात को समझे कि कांग्रेस दलित विरोधी है। इससे अनेकों अनेक उदाहरण मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ जवाहरलाल नेहरू अपनी खुद की अनुशंसा पे खुद को भारत रत्न दे लेते हैं, इंदिरा गांधी को मिल जाता है, इनके अन्य नेताओं को मिल जाता है जो गांधी परिवार या नेहरू परिवार से संबंधित हो गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिल पाता है। और क्यों नहीं मिल पाता और कब मिलता है, ये आप भी समझते जानते हैं। तो कांग्रेस ने तो सदैव बाबा साहब अम्बेडकर की विचारों का, बाबा साहब अम्बेडकर का, दलितों का, आदिवासियों का सिर्फ राजनीतिक उपयोग करते हुए शोषण करने का कार्य किया है। देखिए, कौन बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, क्या उनकी दलित नीति थी, क्या नहीं थी, किस प्रकार से उन्होंने आदिवासियों को ठगने का कार्य किया, ये सारी चीजें तो माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा ने स्पष्ट कर दी। उन्होंने क्लियर बता दिया कि आपकी सरकार में क्या क्या कमियां रही थी और किस प्रकार से 12 से 15 हजार रुपए के पट्टे अधिकारी लेते थे और वो हिस्सा किस किस को जाता था। ये तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है सब समझते हैं इस बात को। तो क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस में सर फुटाफट चल रही है ना, वो किसी ना किसी माध्यम से नजर आती है। ठीक कौन है, सज्जन सिंह ठीक है, किसके विजय, कहने पे आपकी बात आ गई, हमलावर, आपकी बात आ गई सचिन जी। विनोद जी, जीतू पटवारी जी किस उस पे हमलावर होते हैं। जी जी ठीक है, विनोद जी आपके पास लौटते हैं, लेकिन के सैनी जी का एक टिप्पणी ले लेते हैं। सैनी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्या लग रहा है? कहते हैं कि राजनीतिक गलियारों में खामोशियां भी बहुत कुछ कहती हैं, तो ये दिग्विजय सिंह का ये फैसला, ये बयान जिससे राजनीतिक गलियारों में फिर से हलचल है, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या सचमुच में ये त्याग है या कोई राजनीतिक संकेत है? दिग्विजय सिंह जी जैसे आप जानते हैं बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो कोई भी बयान देते उसके पीछे कोई ना कोई वजह होता है। आप उसको सिर्फ एक छोटे बयान की तरह नहीं देख सकते हैं, वो जानते हैं कहाँ पे क्या कहना है। और अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद जी ने ये कहा कि उनका नारा रहा है न जात से न पात से मोहर लगे हाथ से, तो कहीं ना कहीं ये दो पार्टी के अंदर ही दो विचार आ रहे हैं। एक जगह जब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आपको दलितों को आगे बढ़ाना है, दलितों को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना है, और वहीं राज्यसभा का सीट अभी फरवरी में दिग्विजय सिंह का खाली हो रहा है, तो कई बड़े नेता जो है कमलनाथ, इंक्लूडिंग कमलनाथ, वो राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है कांग्रेस के अंदर की जो अंदरूनी लड़ाई है उसका एक वो लगता है कि उसके देखते हुए दिग्विजय सिंह ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी ये जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही जो है अंदरूनी जो लड़ाई है, जो इनफाइटिंग है कांग्रेस के अंदर, वो बहुत ज्यादा है। और आप अगर जैसे दलित की बात कहते हैं तो एक अहिरवार जी ने इस बात को उठा लिया है कि अगर सीएम की बात करते हैं तो राज्यसभा में क्यों नहीं भेज देते आप एक कांग्रेस के कैंडिडेट को। तो ये एक अब कांग्रेस के अंदर ही एक तरह का एक झगड़ा पैदा हो जाएगा, एक लड़ाई शुरू हो जाएगी कि राज्यसभा में किसको भेजना है। और ये उसका ही एक मेरे जहां तक अंदाज है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जहां राजनीतिक एक खेल है जो दिग्विजय सिंह ने अभी शुरू किया है। और वो सीएम का नाम ले रहे हैं, लेकिन राज्यसभा का जो सीट खाली हो रही है वो अहम बात है आज की तारीख में। ठीक है, विनोद जी आपका रुख करते हैं। जो सवाल बीजेपी की तरफ से आपसे पूछे जा रहे हैं, सचिन जी लगातार यही पूछ रहे हैं कि किस बात का दंड दे रहे हैं दिग्विजय सिंह को, क्या वो सच बोलते हैं, मुखरता से बात रखते हैं? आप जिस दिग्विजय सिंह के सम्मान की बात कर रहे हैं, जब वो आरएसएस के संगठन की तारीफ करते हैं तो आप ही के कांग्रेस के भीतर से आवाजें आने लगती हैं, इसलिए सवाल अपने आप स्वाभाविक हो जाता है कि क्या ऊपर से कोई दबाव है, कोई दंड है क्या सच में? विनोद जी देखिए राघवेंद्र जी, राजनीति को राजनीति जैसी ही देखनी चाहिए, इसमें कोई ऐसा वैसा नहीं होता। राजनीति तो मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं और गणित में 2 धन 2 बराबर 4 होता है, 2 धन 2 बराबर 5 और 3 नहीं होता। मैं सिंपल सी बात करूं कि यही दिग्विजय सिंह है, जब मोदी जी को कटघरे में खड़ा करते हैं तब भाजपा के लोग दिग्विजय सिंह को गाली देते हैं और पता नहीं क्या क्या दिग्विजय सिंह के बारे में बोलते हैं। और जैसा कि हमारे मित्र भाई ने बोला, अंबेडकर जी को कांग्रेस ने हराया, ऐसा बोला, भाजपा जिताई थी। अंबेडकर जी को भाजपा ने कानून मंत्री बनाया था। अंबेडकर जी को भाजपा ने यह तय किया था कि संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष आप होंगे। संविधान विरोधी, जिसका नारा रहा संविधान विरोधी, जिन्होंने अपने दफ्तरों में झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने
विख्यात है। अब ये अलग बात है, मीठ मीठ गप गप कड़ू कड़ू थो थो। भारतीय जनता पार्टी में राघवेंद्र जी खुले मंच से और बिल्कुल ऐसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। आज भी जो एससी समाज के लोग, खुली बात बहस हो जाए, यदि आज भी संविधान विरोधी पार्टी को वोट देते हैं, इसका मतलब है कि वो एससी समाज ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझ पाया, ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच को समझ पाया, ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिया। जिस भाजपा की आप बात करते हो, आज तक क्यों नहीं बना दिए आपने एससी मुख्यमंत्री, एसटी मुख्यमंत्री? बोलना और करना दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। आपके पास तो मौका है। मैं कहता हूं, आप, हमारे पास तो एक सीट है, हमारे पास तो एक सीट रहेगी। एक सीट में मैं खुले मन से बोल रहा हूं कि कोई भी जा सकता है और ये निर्णय मेरिट में होगा। भाजपा के पास तो सीट ज्यादा है ना, भेजो ना एसटी समाज के व्यक्ति को, कौन रोका है आपको? देख लेते हैं। और इस तरह की बातें होना कि दिग्विजय सिंह ने किसी को इनाम में तो ये सीट नहीं भेंट की जाएगी ना, या परीक्षण होगी, परीक्षाएं होगी इससे? ऐसा है, हमारे यहाँ कोई पर्ची सिस्टम नहीं है राघवेंद्र जी, सिंपल सी बात है, पर्ची नहीं खुलती, पर्ची आज तक नहीं खुली है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य के साथ काम की है। आप भी जानते हो, सचिन भी जानते हैं, साहनी मैडम भी जानती हैं, कांग्रेस पार्टी पर्ची पे भरोसा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी अपनी नीति और नियत पे भरोसा करती है, और उसी नीति और नियत के दम पर, उसी नीति और नियत को आगे रखकर, उसी नीति और नियत को आगे की सोच रखकर कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। ठीक है, और सचिन जो निर्णय होगा ठीक है, हम सबको सामने आएगा। ठीक है, सैनी जी आप कुछ कह रहे हैं, जल्दी से फिर आपके पास आते हैं सचिन जी। विनोद जी, मेरा तो सर ये समय की बात है। आप ये जो बात है कभी पहले भी कहा जा सकता था, ये सिर्फ अभी 1 महीने पहले ये बात क्यों उठाई जा रही है? दिग्विजय सिंह के राज्यसभा का सीट खाली होने वाला है, तो इससे ये चीज लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है, राजनीतिक संकेत, जो मैंने आपसे पहले सवाल किए थे। सचिन जी आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है? विनोद जी आपके पास लौटूंगा, आपके पास जवाब है मुझे पता है, लेकिन सचिन जी क्या कुछ कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सब कुछ स्वेच्छा से हो रहा है ना। दिग्विजय सिंह तो स्वेच्छा की बात कर रहे हैं कि मेरा अपना स्वयं का निर्णय है, फिर बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि आंतरिक कला है? ये तमाम चीजें विनोद जी आपसे पूछ रहे हैं। देखिए क्या है राघवेंद्र जी, मजबूरी को स्वेच्छा का नाम देके बच निकलना कोई वो नहीं है। तो जनता को सब समझ में आ रहा है, और जो राजनीतिक दल है उनको तो आ ही रहा है। मेरा जो भाई है विनोद भाई, उनको भी सब समझ में आ रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी के स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने जो पर्ची की बात करी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में तो प्रत्येक वर्ग को सम्मिलित किया जाता है, प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाता है। हम नाम भेजेंगे नहीं भेजेंगे वाला विषय नहीं, हमने तो करके दिखाया है। आप देखिए डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जो राज्यसभा सांसद है, वर्तमान में महासचिव भी पार्टी के हैं, उनको आपने इससे पहले, हमने तो इसके अलावा हम बात करते तो जो वरिष्ठ हमारे जो पद पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक आदिवासी महिला को अवसर मिला है। तो ये वो सारी चीजें तो भारतीय जनता पार्टी की नीति बताती है, रीति बताती है कि हम लोग कहने में नहीं, हम लोग तो करके बताते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी विनोद जी ने जो बात कही है कि दिग्विजय सिंह ने इस बात को, दिग्विजय सिंह बड़े समझते हैं चीजों को, बड़े अच्छे मंजे हुए नेता है, तो वो मंजे हुए नेता, तभी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को कहीं ना कहीं सराहा है। हम तो इस बात को खुले मन से बोल रहे हैं ना। आप बताइए कि दिग्विजय सिंह को क्यों हटने की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों उनको, आपने पंछी की बात करी, आपने चेहरा तो 2018 में सिंधिया जी का दिखाया था, और बाद में आपने तो चेहरा ही बदल दिया, कमलनाथ जी का लाके बिठा दिया, और यही कारण रहा कि आपकी सरकार 15 महीने नहीं चल पाई। जिस प्रकार से आपने कुनीति रचाई थी, जिस प्रकार से सचिन जी एक बात कांग्रेस और कह रही है, दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही है, सचिन जी दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही है कि नए चेहरों को आगे लाने के लिए जो पुराने लीडर्स हैं उनको जगह देनी होगी, ये बात भी कांग्रेस कर रही है। तो ये भी नवाचार तो वहां देखने को मिल रहा है ना। फिर नहीं करे ना, नवाचार करे ना, लेकिन अभी 1 महीने में नवाचार ऐसा क्या हो गया? और देखिए कांग्रेस में दलितों को अधिकार नहीं मिलता है, उनको सम्मान नहीं मिलता है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात इनके अनुसूचित विभाग के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जी, ये बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच से कही थी इस बात को। तो इस बात को लेकर विनोद भाई क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करा, बहुत जल्दी निकट भविष्य में ऐसा लगता है कि जैसे दिग्विजय सिंह जी को बैकफुट पे आना पड़ा और अपना पद छोड़ना पड़ रहा, हो सकता है दिलीप भाई के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हो जाए। तो हम तो महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सच्चे व्यक्ति को कहीं ना कहीं
कांग्रेस समझे इन सब चीजों को, लेकिन उन्होंने भी आईना दिखाने का टीटू पटवारी को कार्य किया है कि जिस प्रकार से शोषण दलितों का हो रहा है वो सार्वजनिक रूप से मंच से कहने का उन्होंने साहस किया है। कांग्रेस को सच स्वीकार करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस में सुधार आ पाएगा। ठीक है। और हमने तो चूंकि करके दिखाया है, विनोद उसके जी, बाद हम ठीक है विनोद जी, टाइमिंग को लेकर सवाल है, बीजेपी भी पूछ रही है और सैनी जी ने भी इसी पर सवाल उठाएगा कि आखिर अभी आपको क्यों याद आया, दलित एजेंडा अचानक से याद आ गया और दिग्विजय सिंह को साइडलाइन करने की तैयारी हो गई, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में क्यों? राघवेंद्र जी, टाइमिंग की तो बात है। गर्मी में हम एसी चालू करते हैं, ठंडी में स्वेटर और जैकेट पहनते हैं। चुनाव अब होने जाएगा, चुनाव अब होगा तो 6 महीने पहले थोड़ी चर्चा होगी। और जो हमारे भाई ने बोला, विजय लक्ष्मी साधो से लेकर के पता नहीं कितनी लोग एससी समाज के राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश के कोटे से जा चुकी हैं। हम जिस चीज की बात करें, के.आर. नारायणन जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति हमने बनाया और हमारे देश हमने बता, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने अम्बेडकर जी को सपने को, गांधी जी के सपनों को, दोनों को मिला के जो हमारा संविधान है, हम संविधान को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, संविधान को पूरी तरह से मानते हैं। और जिस प्रकार सचिन भाई ने बोला, सचिन भाई कभी बात करो सुब्रमण्यम स्वामी की, कभी बात करो शंकर सिंह वाघेला की, ये भी आपके भाजपा के ही साथी थे। कभी आप बात करो प्रवीण तोगड़िया, एक नेता हुआ करते थे विश्व हिंदू परिषद, और इनके सब वो कहां चले गए, कई दर ठोकर खा के कहां मर गए। दिग्विजय सिंह को भी थिंक टैंक कहा जाता है कांग्रेस के भीतर, ये कहां जाएंगे? ये कांग्रेस विचार कर रही है तो अच्छी बात है। समय के पास दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 साल राज्यसभा सांसद रहे और अनेकों राज्यों के वो प्रभारी रहे, और उनका अनुभव हम लेंगे, उनका अनुभव लेंगे। और शिवराज सिंह जिस पत्ता जर्रा जर्रा कह रहा था कि 23 में कमलनाथ की सरकार बनेगी, शिवराज सिंह ने लाडली बहना के दम पे जो सरकार बनाई, फिर उसको क्यों आपने किक कर दिया, क्यों किक किया और पर्ची वाले मुख्यमंत्री को बना दिया? तो ये तो एक समय है, हम आएंगे। कल हो सकता है मैं यहाँ ना बैठूं, कोई और बैठे। आज राघवेंद्र जी आप बैठे हो, कल कोई दूसरा इनकर आएगा। ये एक समय है, समय में ठीक है, हमारे पास समय जरा कम है। सचिन जी छोटी सी टिप्पणी, फिर सानी जी से आखिरी कमेंट लेना मुझे, छोटी सी टिप्पणी। हाँ देखिए सीधी बात है राघवेंद्र भाई। विनोद भाई ने कहा कि हमने विजय लक्ष्मी साधो जी को करा, हमने अरुण यादव जी को और अन्य उन्होंने नाम जो उनको गिनवाए। ये बात आप मुझे ना बताएं, ये बात आप टीवी पे दर्शकों को ना बताएं, आप आपके दिलीप अहिरवार जी को बताएं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे दलितों का सम्मान नहीं मिलता, उनको उनके अधिकार नहीं मिलते। तो यार बताने की आवश्यकता उनको, हमें नहीं। हमें तो सब पता है कि दलित विरोध में कांग्रेस किस हद तक गिर सकती है, किस हद तक सीताराम केसरी जी के साथ में व्यवहार हो सकता है, किस हद तक बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान हो सकता है, किस हद तक एक परिवार को वो स्थापित करने के लिए ऐसे हजार दलित नेता और आदिवासी नेता और पिछड़ा नेताओं को कहीं ना कहीं हाशिए पर डाल दिया जाता है। ठीक है शाइनी जी, आप दिलीप अहिरवार जी को बताइए। ठीक है शाइनी जी, आखिरी कमेंट आपसे, किस तरह से देख पा रहे हैं आप? क्योंकि अब देखिए पक्ष विपक्ष की लड़ाई तो इस पर शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह को साइड लाइन करने की बात बीजेपी कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि ये उनका जो है ओबीसी एससी एसटी को लाने का उनका एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हो। इस पूरे मामले में बैलेंस कितना बनता हुआ कांग्रेस के भीतर नजर आ रहा है? इसका प्रभाव क्या होगा कांग्रेस के लिए और राजनीतिक गलियारों में? क्या बैलेंस बनेगा या बैलेंस बदलेगा? क्या कुछ होगा कांग्रेस के लिए? राजनीति देखिए, ये हमें मानना चाहिए कि कांग्रेस का कोर वोटर रहे हैं दलित। जब पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो मूल वोटर्स हैं वो दलित है, तो कुछ न कुछ कारण से ही दलित उनसे अलग हो गए हैं, हट गए हैं। तो ये जो अगर दिग्विजय सिंह इस तरह की मांग करते हैं या कोई बात रखते हैं, तो इसमें निश्चित तौर पे राजनीतिक दृष्टि से आप देखोगे तो कांग्रेस के लिए ये बहुत सही निर्णय है। लेकिन उस पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे वो देखने वाली बात होती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतने नेता और इतने गुट बने हुए हैं। तो कभी भी आज तक जो हमने देखा है राजनीति में, तो कांग्रेस के अंदर कभी भी इनको मौका नहीं मिला है, मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं दिया गया है, पार्टी के अध्यक्ष बनने का मौका नहीं दिया है। मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं। तो अब आगे अगर इस तरह की बात आती है और अगर प्रमोट करते हैं तो इनका जो कोर वोटर है वो वापस इनके पास आ सकता है। तो राजनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छा निर्णय होगा, पर इसमें अमल करना होगा और इनके जो गुटबाजी है। चलिए ठीक है, वो तो अब समय पे छोड़ देते हैं। शाइनी जी के किस तरह से कांग्रेस कितना बैलेंस कर पाती है, बीजेपी इसको लेकर कितनी मुखरता से आवाज उठाती है, और आने वाले दिनों में और भी इसको लेकर कौन कौन सी और कैसी कैसी तस्वीरें को देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका, विनोद जी आपका और शाइनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।